हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अहमदाबाद रीजन का फर्स्ट प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2020। यह पेपर केंद्रीय विद्यालय संगठन का है और इसके सॉल्यूशंस हम आज करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस जो कि हमें इस पेपर में दी गए हैं। हमें पता है कि न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर में जो अब की बार प्री बोर्ड में आने वाला है उसमें 4 सेक्शन होंगे, A, B, C, D, और उनमें टोटल 36 क्वेश्चंस होंगे। तो अभी सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक सेक्शन ए है, जिसमें एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट आंसर, एजर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस होंगे, और ये तो या तो आपको 1 वर्ड में देने हैं या फिर 1 सेंटेंस में। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 21 से 26 तक होंगे, जिनको हमें 2 नंबर के हैं, ये 30 से 50 शब्दों में हमें ये इनके उत्तर लिखने होंगे। सेक्शन सी में 27 से 33 नंबर क्वेश्चंस हैं, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, कैरिंग 3 marks. So answer to these questions should in the range of 50 to 80 words. And in section D, there are questions from 34 to 36, and these are long answer type questions carrying 5 marks each. Answer to these questions should be in the range of 80 to 120 words. There is no overall choices. However, internal choices have been provided in सम क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस में तो इंटरनल चॉइसेस हैं, बट आप पूरे एक क्वेश्चन की बजाय दूसरे क्वेश्चन की चॉइस आप अपने अकॉर्डिंग नहीं लिख सकते हैं, आपको पेपर के रूल्स के अकॉर्डिंग चलना होगा। और जहाँ पे ज़रूरी है हमें डायग्राम बनाना है। ये तो बच्चों हमें पता ही है कि साइंस में जो डायग्राम्स हैं कितने मायने रखते हैं। आप कोई भी डेफिनेशन, कोई भी क्वेश्चंस, कुछ भी आप लिखें, उसको आपको अगर लिखने में लैंग्वेज में या मैटर अगर पूरा ना आता हो तो भी आप डायग्राम के साथ में अगर डायग्राम बना देंगे और अच्छा से एलेबोरेशन कर देंगे, उसका लेबलिंग कर देंगे, तो भी मार्क्स अधिक मिलेंगे। दूसरा, अगर आपको कोई प्रश्न इजीली याद ना होता हो तो उसको डायग्रामेटिक या मैपिंग, माइंड मैप बना के अगर आप याद करोगे तो आपको इजीली वो क्वेश्चंस याद हो जाते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज identify the type of reaction that occurs when marble chips and zinc granules are added separately to acid taken in 2 test tubes. 2 अलग अलग टेस्ट ट्यूब में एसिड ली गई और उनको अलग अलग मार्बल चिप्स को एसिड में डाला गया और जिंक ग्रेन्यूल्स को एसिड में डाला गया। तो वहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी? वहाँ पे होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें आंसर है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको बताती हूँ। सो व्हेन मार्बल चिप्स आर एडेड विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन द रिएक्शन विल गिव कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मार्बल चिप्स जो हैं उनको जब एसिड में डाला जाएगा तो वहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड यानी सॉल्ट, वाटर और CO2 बनेगी। और वहीं जिंक ग्रैन्यूल्स को जब डाइल्यूट HCl में डाला जाएगा तो जिंक विल रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड एंड फॉर्म जिंक क्लोराइड, एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड बिकॉज जिंक इज मेटल। और मार्बल चिप्स जो हैं वो मेटल नहीं है, वो मार्बल क्या होता है? लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो वहाँ पे कार्बोनेट्स, मेटल कार्बोनेट और मेटल ग्रेन्यू, मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ हो रही है और दूसरे में मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन हो रही है जिंक के साथ। तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम एंड स्टेट द लॉ विच इज केप्ट इन माइंड व्हाइल बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशंस। यस, दिस इज वेरी easy. The law which is kept in mind while balancing a chemical equation is law of conservation of mass. Correct answer is law of conservation of mass. Next question. Which two of the following organic compounds belong to the same homologous series? Also write the general formula of the series to which they belong. CH3, C2H6, C2H2, CH4. So the correct answer is that CH4 and C2H6 are the correct answer. CH4 यानी मीथेन और C2H6 ये जो हैं वो दोनों सेम होमोलोगस सीरीज़ के हैं, दोनों ही अल्केन ग्रुप के हैं। और जनरल फार्मूला जो हम इनको डिनोट करने के लिए लिखते हैं वो क्या है?
NH2N+2 एंड CH4 एंड C2H6, ये मीथेन है। CH4 तो क्या है, मीथेन, और C2H6 ये है इथेन, अल्केन ग्रुप। ये जो है जनरल फार्मूला अल्केन ग्रुप का है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके ऑप्शन में है, इंटरनल चॉइस है, इसमें है ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। ऊपर जो ये इथेन दिया हुआ है इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमें बनाना है। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन मॉलिक्यूल। इथेन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमें लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे हमें देखेंगे कि कितने कार्बन है और कितने हाइड्रोजन है। 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। तो हम लोग लिखेंगे, पहले मैं कलर चेंज करती हूँ। हमने लिखा C, एक और C। इन दोनों की वैलेंसी क्या है? कार्बन की वैलेंसी 4 है। ये इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। दोनों के पास 4-4 इलेक्ट्रॉन है। दोनों को 4 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसलिए ये हाइड्रोजन से अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो हाइड्रोजन से शेयरिंग करनी है, तो हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन है, 6 के 6 हाइड्रोजन हम इनके साथ लिख देते हैं। ठीक, हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, ले दे के एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट करेगा। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है पर्पल। अब ये शेयरिंग कैसे करेंगे एक दूसरे से? तो कार्बन जो है 4 ग्रीन इलेक्ट्रॉन के साथ एक एक तीनों हाइड्रोजन से एक एक पर्पल एटम ले लेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और एक खुद के कार्बन से बगल वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी लेगा। तो फिर ये कैसे शेयर होगी? हाइड्रोजन, सबसे पहले हाइड्रोजन ने ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। वहीं अब कार्बन कैसे करेगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट? कार्बन जो है वो लेगा ये सारे, एक इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, इस वाले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली यहाँ से ऐसे, और ये एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के और एक बगल वाले कार्बन का ले लिया। अब इसमें हम देखें तो इस प्रकार हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है और हमें काउंट कर लेना है कि सभी के 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। 1 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका? इथेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स विथ 4 यूनिवेलेंट एटम्स। यूनिवेलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी 1 हो, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ 4 bonds, carbon will attain the electronic configuration of which element? 4 इलेक्ट्रॉन 4 बॉन्ड बनाने के बाद कार्बन किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेता है, किसके अकॉर्डिंग हो जाता है? ऑक्टेट जब भी कंप्लीट होता है तो कोई भी इनर्ट गैस होगी तो सब हम लिखेंगे नियॉन। इसका आंसर है नियॉन। What is common in the mode of nutrition seen in lice, leeches and tapeworm? इन तीनों का किस प्रकार का मोड न्यूट्रिशन का है, कैसे ये अपना भोजन प्राप्त करती है? हमें पता है लाइस जो हैं, जुएँ जो होती हैं वो ह्यूमन बींग्स की बॉडी पे रहती हैं। लीचेस जो हैं वो ब्लड सक करने के लिए किसी भी एनिमल की या ह्यूमन की बॉडी में अंदर तक चले जाते हैं। टेप वॉर्म भी पेट में कीड़े होते हैं बच्चों के या किसी के भी, बड़ों के भी हो सकते हैं, तो वो बॉडी के, इसका मतलब है कि ये सब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर या बॉडी में रहकर वहाँ से भोजन प्राप्त करते हैं। सो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हुआ? इसका 4th का आंसर 4 है
पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, name the part of alimentary canal which prevents the entry of food into the windpipe। विंडपाइप में फूड की एंट्री नहीं होने देती। हमें पता है कि हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है जो बक्कल कैविटी से शुरू होती है, वहाँ पर फूड पाइप और विंड पाइप जो है वो सेम है, तो वो फूड वहाँ पे एंट्री क्यों नहीं होती? कौन सा बॉडी ऑर्गन है जो वहाँ पे फूड को एंट्री नहीं होने देता विंड पाइप में? तो वो है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस जो है वो वहाँ पे एंट्री नहीं होने देता फूड की विंड पाइप में। नेक्स्ट है, व्हाट इज मीन्ड बाय ट्रांसलोकेशन इन प्लांट्स। ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या है प्लांट्स में? सो द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, जो कि फ्लोएम के द्वारा फूड मटेरियल जो भी फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो भी फूड मटेरियल बनता है प्लांट में, वो यहाँ से वहाँ पूरे बॉडी में, प्लांट की बॉडी में कौन पहुँचाता है? फ्लोएम पहुँचाता है। तो ये जो फ्लोएम के द्वारा ट्रांसपोर्ट और किस फॉर्म में पहुँचता है? वो सॉल्यूबल फॉर्म में। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। इट अकर्स इन फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट 2 रीजन व्हाई मेंडल चूज पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने पी प्लांट को ही एक्सपेरिमेंट के लिए क्यों चूज़ किया? बिकॉज उनका जो लाइफ स्पैन है वो बहुत छोटा होता है। और जो प्लांट जो है वो इजीली, उनमें फ्रूटिंग जो है जल्दी हो जाएगी, फ्लावरिंग भी जल्दी हो जाती है, तो हम उनको इजीली जल्दी से जल्दी उनका रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए भी। और दूसरा कि एक उनका जो पी प्लांट है उसमें एक बीन होती है, जिस मतलब एक फली होती है जिसके अंदर कई सारे दाने होंगे, तो उनमें जो वेरिएशन है हम इजीली देख सकेंगे। बिकॉज, तो हम इसमें आंसर लिखेंगे बिकॉज पी प्लांट हैव अ शॉर्टर लाइफ स्पैन एंड द प्लांट आर ईजियर टू मेंटेन, ईजिली कहीं भी लग भी जाएंगे। और कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स और एनी अदर करेक्ट रीजन कैन बी ऑब्जर्व्ड ईजिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ कॉन्केव मिरर आफ्टर पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज reflected back along the same path. What is the angle of incidence? देखो यहाँ पे है, ये बताया गया है कि एक रे है जो आती है और कॉन्केव मिरर पर गिरती है, और जिस रास्ते से वो आती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे के थ्रू, और वो वापस उसी रास्ते से वापस भी चली जाती है, रिफ्लेक्टेड बैक हो जाती है सेम पाथ से। सो व्हाट इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस? इस केस में रिफ्लेक्शन तो सेम पाथ के अकॉर्डिंग हुआ है, तो द रीजन ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक along the same path is due to the angle of incidence, and the angle of reflection lie along the normal for a concave mirror. तो यहाँ पे नॉर्मल पे लाई करते हैं, तो hence the incident ray coincide with the normal, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? 0 होगा। तो हम क्या लिखेंगे अपने आंसर में? हम लिखेंगे द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्री बिकॉज इंसिडेंट रेज fall on the mirror along the normal to the reflecting surface. Next है, the focal length of a convex mirror is 20 centimeter. Calculate its radius of curvature. यहाँ पे हमें फोकल लेंथ दी हुई है कॉन्वेक्स मिरर की, और हमें उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। सो let us consider R is a radius, okay, and F is a focal length. As we know, R is equal to 2F. हमें पता है कि R जो है वो R का रेडियस ऑफ कर्वेचर का फोकल लेंथ के साथ क्या रिलेशनशिप है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो फोकल लेंथ के दुगने के बराबर होता है। तो हम लिखेंगे F इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड R इज इक्वल टू
2 multiplied by 20 centimeter. So hence the answer is 40 centimeter. So the correct answer is radius of curvature of that mirror is 40 centimeter. Next question. Which phenomena of light is involved in the formation of rainbow? रेनबो बनने में कौन सा फेनोमेनन, कौन सा जो प्रक्रिया है वो होती है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्सन, स्कैटरिंग एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? सो करेक्ट आंसर इज रिफ्रैक्शन होता है। पहले लाइट पास हो जाती है उस एटमॉस्फेयर में से, फिर लाइट जो है अगर रिफ्रैक्शन होता है तो हमें पता है कि जो लाइट है, वाइट लाइट जो है वो डिस्पर्स हो जाएगी, अलग अलग कलर्स में डिवाइड हो जाएगी। तो रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन जो इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट विल बी द कलर ऑफ द स्काई इन द एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर? अगर एटमॉस्फेयर ना हो तो स्काई का कलर कैसा होगा? सो इफ़ देर इज़ नो एटमॉस्फेयर और अर्थ के ऊपर कोई एटमॉस्फेयर ना हो चारों तरफ, तो जो स्काई का कलर है वो हमें एकदम डार्क नज़र आएगा। सो द कलर ऑफ द स्काई वुड बी डार्क और ब्लैक, यू कैन से। हम लिखेंगे डार्क। और इसका इंटरनल चॉइस में जो क्वेश्चन है वो पढ़ लेते हैं। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द क्लियर स्काई ड्यूरिंग डे टाइम, गिव रीज़न फॉर इट। जो साफ आसमान है दिन के समय, उसका कलर क्या होता है और क्यों होता है, रीज़न भी बताना है। तो क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू एज इट इज़ स्कैटर्ड मैक्सिमम ड्यू टू द शॉर्टर वेवलेंथ। जो ब्लू की जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है, शॉर्टर वेवलेंथ होती है, इसलिए वो स्कैटर होती है तो ब्लू होता है। इसका रीज़न है कि ब्लू बिकॉज इट स्कैटर्ड मैक्सिमम ड्यू टू शॉर्टर वेवलेंथ, उसकी शॉर्टर वेवलेंथ होती है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कैटरिंग। रीज़न भी बताना है हमको। सो व्हेन सनलाइट पासेज थ्रू द एटमॉस्फेयर हैविंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर एंड अदर फाइन पार्टिकल्स whose size is smaller than the wavelength of visible light, these molecules and particles scatter the blue color more strongly than the other color। जो हमें पता है हमारे एटमॉस्फेयर में मॉलिक्यूल्स होते हैं, एयर के, गैसेस के, डस्ट, फाइन पार्टिकल्स, कई सारी चीज़ों के, तो जिनकी साइज़ जो होती है वो वेवलेंथ, जो विजिबल लाइट है उसकी वेवलेंथ से कम होती है, छोटी होती है, वो पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, तो वो उनमें इतनी पावर होती है कि वो ब्लू कलर को ईजिली स्कैटर कर सकते हैं स्ट्रांगली बाकी कलर्स की तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू जूल्स। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी की कमर्शियल यूनिट है किलोवाट आर। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आर। इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, जूल में, तो 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू, हर जो किलो जो होता है वो हमेशा 1000 के हमें मानना है, तो मैक्सिमम इफ़ किलो, तो उसका जो नेक्स्ट स्मॉलेस्ट यूनिट होगी 1000। तो जैसे कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो वैसे ही 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 1000 वाट आर इज इक्वल टू 1000 जूल पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 3600 सेकेंड्स। मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 घंटे में कितनी सेकेंड्स होती हैं उससे, तो फिर हमें क्या मिलेंगे 360000 जूल, मतलब 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 10 वोल्ट बैटरी कैरीज 20,000 कूलम चार्जेस। एक 10 वोल्ट की बैटरी है, उसमें कितने चार्ज हैं, 20,000 चार्ज होते हैं थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम। इतने चार्ज डेवलप होते हैं 20 ओम का रेजिस्टेंस जब वहाँ लगा हो तो यहाँ पे वर्क डन निकालना है 10 सेकेंड में। तो हमें पता है वर्क डन का फॉर्मूला है W इज इक्वल टू क्यू वी तो क्यू वी यानी क्यू क्या है, चार्जेस, और वोल्ट क्या है 10, तो चार्जेस मल्टीप्लाई बाय वोल्ट, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू
हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 20 ओम का रेजिस्टेंस का कोई इस्तेमाल नहीं है। हमारा आंसर है 2 लाख जूल्स। नेम एनी 2 आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। वेरी इजी। कोई भी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो कि ह्यूमन बीइंग ने बनाए हों। वो है गार्डन, क्रॉप फील्ड्स, खेत, गार्डन और एक्वेरियम। कई चीज़ें हैं ये ह्यूमन बीइंग की बनाई हुई है, तो ये है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। वही नेचुरल इकोसिस्टम कौन से हैं? फॉरेस्ट, डेजर्ट, माउंटेन्स, ओशियन, रिवर एट्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ फूड चेन कंप्राइजेज ऑफ इंसेक्ट्स, हॉक, ग्रास, स्नेक एंड फ्रॉग। ये 5 स्टेप फूड चेन है। विच ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म विल हैव द हाइएस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स। किस में सबसे हाईएस्ट कंसेंट्रेशन होगी नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स की? नेम द फेनोमेनन एसोसिएटेड विद इट। हमको पता है जो टॉप होगा, कार्निवोर होगा, उसमें सबसे ज़्यादा बायोमैग्निफिकेशन होगा। तो यहाँ पे प्रोसेस तो है बायोमैग्निफिकेशन। मतलब बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? हार्मफुल केमिकल्स जो हैं वो प्लांट से उसके कंज्यूमर में पास होते जाते हैं। तो सबसे पहले ग्रास के किस में पास होंगे? इंसेक्ट में, इंसेक्ट के फ्रॉग में, फ्रॉग के स्नेक में, एंड फ्रॉम स्नेक इट विल पासेज इनटू हॉक। हॉक क्या होता है? स्नेक को जो भी खाने वाला ऑर्गेनिज्म हो सकता है, हॉक हो सकता है, ईगल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, काइट भी हो सकती है। तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा जाएगा। तो यहाँ पे ये सबसे पहले हम इसमें इसकी फूड चेन बना लेंगे जो भी हमें ये ऑर्गेनिजम्स के नाम दिए हुए हैं। तो इनकी फूड चेन बना लो। सबसे पहले इंसेक्ट, ग्रास, फिर इंसेक्ट, देन फ्रॉग, देन स्नेक, देन हॉक। हाईएस्ट टॉप कार्निवोर यहाँ पे कौन आ रहा है? हॉक आ रहा है। सो हॉक इज़ द ऑर्गेनिज्म इन विच हाईएस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स का जिसमें ट्रांसफर होगा। और फेनोमेनन क्या है? बायोमैग्निफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एजर्शन और रीजन है। फॉर क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन। वन इज लेबल्ड एजर्शन एंड अनदर इज लेबल्ड एज रीजन। हमें करेक्ट आंसर ढूंढना है ABCD में से। तो बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन। दूसरा ऑप्शन होगा बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। एजर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। बोथ एजर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। इनमें से हमें चूज करना है। अब इनका आंसर लिखते वक्त आपको ABCD आप लिखोगे ही, साथ में इतना टाइम तो निकाल ही लेना कि आप पूरा सेंटेंस भी लिख सको। क्वेश्चन नंबर 14, एजर्शन। कार्बन एग्जिबिट्स हाईएस्ट कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी मतलब कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने की जो कैपेबिलिटी है वो। रीजन क्या है? कार्बन हैज़ ए वैलेंसी ऑफ 4 एंड CC बॉन्ड एनर्जी इज़ वेरी हाई। तो इसमें जो करेक्ट है इसमें है कि A, बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन। यस। क्वेश्चन नंबर 15, तो 14 का तो है A, 15 का है। 15 हम पढ़ते हैं। एजर्शन, डिफ्यूजन डज नॉट मीट द हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। डिफ्यूजन से जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है ना, हाई एनर्जी की जरूरत पड़ती है, उसको कंप्लीट नहीं करता है। रीजन, डिफ्यूजन इज अ फास्ट प्रोसेस बट ओनली अकर्स एट द सरफेस ऑफ द बॉडी। डिफ्यूजन जो है वो फास्ट प्रोसेस है और पर बॉडी की सरफेस पर ही हो सकता है, बाहरी सेल्स में हो सकता है। तो क्या ये सही है कि गलत है? इसमें करेक्ट आंसर है, ये बात तो सही है कि डिफ्यूजन से सारी रिक्वायरमेंट एनर्जी की पूरी नहीं हो सकती। तो बट C होगा इसका आंसर। करेक्ट आंसर इज C, एजर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 16, एजर्शन। सन अपीयर्स ओवर द हॉरिजन 2 minutes बिफोर द एक्चुअल सनराइज। हमें जो सूर्य है वो हॉरिजन पे, क्षितिज पे 2 मिनट पहले ही दिख जाता है। सनराइज असली में जब सनराइज होता है उसके टाइम के अकॉर्डिंग। तो रीज़न है लाइट हैज़ टू ट्रैवल अ लार्ज डिस्टेंस इन द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग सनराइज। तो इसका करेक्ट है C, एजर्शन सही है बट एक्सप्लेनेशन जो है वो झूठा है। एजर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 17,
and 20 contains 5 subparts each. You are expected to answer any 4 subparts in these question. इसमें 5 subparts हैं और उनमें से किसी 4 को आपको करना है. क्वेश्चन की जो इंस्ट्रक्शन है वो हमेशा हमें ध्यान से पढ़ने हैं. कभी हमें सारे क्वेश्चन आते हों और हम उनमें गलती कर जाते हैं क्वेश्चन आते वक्त भी, तो उसको ध्यान रखना है. तो क्वेश्चन नंबर 17 में दिया क्या हुआ है? एलिमेंट्स दिए हुए हैं A B C D E, उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कंडक्टिविटी और कलर. क्वेश्चन है विच 2 ऑफ दीज एलिमेंट्स आर लाइकली टू बी मेटल. इनमें से कौन से जो हैं 2 वो मेटल हो सकते हैं? तो A जो है वो मेल्टिंग पॉइंट कम है. इनमें सबसे अधिक मेल्टिंग पॉइंट किसका है भाई? मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं. तो एक तो ये है और E, C और E हम लिख लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट के हिसाब से. तो फिर बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है? बॉइलिंग पॉइंट भी इनका ही ज़्यादा है. कंडक्टर हैं यस, और सिल्वरी दिखते हैं, ऑरेंज दिखते हैं. तो करेक्ट आंसर है इसका C एंड E. C एंड E आर लाइकली टू बी मेटल, क्योंकि उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट से हम पहचान सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट इन द टेबल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, राइट द लेटर. वो लेटर लिखना है जो ऐसा नहीं है कि मरकरी, हमको पता है कि मरकरी जो है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है, ब्रोमीन भी रहता है, कई सारी चीज़ें रहती हैं. तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस मेटल का असली सिंबल लिख दो, हमको इस टेबल के अकॉर्डिंग लेटर लिखना है. तो रूम टेम्परेचर पे कौन रहेगा लिक्विड फॉर्म में? जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा, जो पिघला रहेगा, जल्दी से पिघल जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट भी खास ना हो. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है A. तो हम लेटर लिखेंगे यहाँ पे A. A student drops pieces of potassium and silver in beaker containing water. एक जो स्टूडेंट है उसने पोटेशियम और सिल्वर के जो पीसेज हैं वो इन दोनों बीकर में क्या भरा हुआ है? वाटर भरा हुआ है, उसमें डाल दिए. तो ये रिएक्शन का एक इमेज दिया हुआ है, पोटेशियम प्लस वाटर एंड सिल्वर प्लस वाटर. यहाँ पे कुछ हमें चेंज दिख रहा है, और सिल्वर से कोई, क्योंकि हमें पता है सिल्वर जो है, चांदी जो है वो रिएक्ट वाटर के साथ खास नहीं करता, एयर के साथ करता है. तो व्हाट आर द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन ईच बीकर. हर एक बीकर में क्या प्रोडक्ट बना होगा? बीकर 1 में K2O एंड हाइड्रोजन गैस बनी होगी, पोटेशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन. बीकर 2 में AgO एंड H2, KOH एंड H2. तो इसका करेक्ट आंसर है D. बीकर में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनी है, बीकर 2 में कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, यहाँ पे नो रिएक्शन. सो करेक्ट आंसर इज दिस वन. द ड्राइंग बिलो शोज अ पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल केबल एंड अ प्लग. ये प्लग है और ये केबल है, इसमें कॉपर का वायर है ये, और एक इंसुलेटिंग मटेरियल बताया हुआ है. तो पढ़ना क्या है कि द वायर शो अबाउ ऑन हीटिंग रिएक्ट विद अ गैस इन एयर टू फॉर्म केमिकल कंपाउंड X. इसमें जो ये वायर है ये किस एयर के साथ रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनाता है X. गैस, आइडेंटिफाई द गैस एंड द कंपाउंड X फॉर्म. कौन सी गैस है और X क्या है? तो वो इसका मतलब कंपाउंड जिसके साथ रिएक्ट किया है वो कौन सी गैस से, एटमॉस्फेयर में हवा में रिएक्ट करेगा तो उसे मैक्सिमम कौन सी गैस मिलेगी? ऑक्सीजन मिलेगी. तो यहाँ पे ऑक्सीजन इज गैस एंड कंपाउंड X इज CO. ठीक है, और गैस इज ऑक्सीजन. क्वेश्चन 5 करने तो हमें 4 ही है, पर आंसर हम सबके देखेंगे. A student adds some metallic ash in water taken in a test tube.
एक मेटेलिक ऐश थी जो स्टूडेंट ने टेस्ट ट्यूब में डाल दी। द ऐश गेट्स कम्प्लीटली डिजॉल्व इन वाटर, और वो जो राख जो थी वो पानी में पूरी तरह डिजॉल्व हो गई। फिर क्या हुआ? एंड द सॉल्यूशन चेंजेस कलर, और सॉल्यूशन का कलर भी चेंज हो गया। व्हाट शुड द स्टूडेंट डू नेक्स्ट टू टेस्ट द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म? अब जो बना है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी पता करनी है, तो क्या करना चाहिए स्टूडेंट को? इवेपोरेट द सॉल्यूशन टू गेट क्रिस्टल्स, जरूरी नहीं है उसके क्रिस्टल्स बने। टेस्ट द बेसिसिटी यूजिंग रेड लिटमस पेपर, टेस्ट द एसिडिटी यूजिंग ब्लू लिटमस पेपर, मेजर द टेम्परेचर चेंज यूजिंग थर्मोमीटर। तो करेक्ट आंसर इज टेस्ट द बेसिसिटी यूजिंग अ रेड लिटमस पेपर। क्यों बेसिसिटी, क्यों हमें रेड लिटमस पेपर से करनी है? क्योंकि मेटेलिक ऐश है, मतलब ऐश मतलब राख कब प्राप्त हुई? जब मेटल को बर्न किया गया होगा या ऑक्सीजन से वो रिएक्ट किया गया होगा। तो मेटल ऑक्साइड की बेसिसिटी ही हमेशा हम चेक करते हैं। क्वेश्चन 18, अ स्टूडेंट कैरीज आउट एन एक्सपेरिमेंट एंड प्लॉट द VI ग्राफ, वोल्ट एम्पेयर करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में ग्राफ बनाया। 3 सैंपल्स ऑफ निक्रोम वायर विद रेजिस्टेंस R1, R2, R3 रिस्पेक्टिवली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? कौन सा सही है? ABCD। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो है C, R3 वाला सबसे ज़्यादा, फिर R2, R1। क्यों, क्या बताना है कि रेजिस्टेंस क्यों है ये करेक्ट आंसर? क्योंकि जो स्लोप है जो कि हम ग्राफ में देख रहे हैं ये रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, एंड यू विल सी इन ग्राफ दैट द स्लोप इज ग्रेटेस्ट इन R3 एंड इट डिक्रीजेज टू R2 एंड देन R1। ठीक, सो R3 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R1। नेक्स्ट इज what is the maximum resistance which can be made using 5 resistors each of 1 by 5 watt? मैक्सिमम रेजिस्टेंस, इसके लिए हमें कैलकुलेशन करना होगा। सो स्टूडेंट वी नो दैट इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस डिक्रीजेज व्हेन रजिस्टर्स आर जॉइंड इन पैरेलल। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है अगर हम रजिस्टर्स को पैरेलल में ज्वाइन कर दें। अब 5 रजिस्टर्स हैं तो यहाँ पे 1/5 हैं, कब हुए? जब इनको पैरेलल में डाला गया। और अगर सीरीज में होता है तो मतलब टोटल रजिस्टर, यहाँ पे R क्या है? 5 है, सो R इज 5। तो फार्मूला क्या है? 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। नाउ फॉर फाइंडिंग मिनिमम रेजिस्टेंस वी हैव टू जॉइन ऑल रजिस्टर्स इन पैरेलल। तो यहाँ पे हम उनको पैरेलली ज्वाइन कर देंगे, और पहले अगर पैरेलल ज्वाइन करके कैलकुलेट कर सकते हो तो वैसे कर लो, पर अदरवाइज यहाँ पे 1/5 दिया हुआ है तो हमें 5 का मतलब है कि R की वैल्यू 5 है, तो इनको 20 ऐड कर लो, 25 आ जाएगा सीरीज़ में। और फिर अगर पैरेलल में करना है तो फिर R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/25। तो करेक्ट आंसर है 1/25 ओम। तो यहाँ पर हमको पता है V इज इक्वल टू IR, हमको निकालना है करंट। तो I इज इक्वल टू V/R। V क्या है? हमें क्या दिया हुआ? V 6 वोल्ट, और रेजिस्टेंस क्या है? 10। तो करेक्ट आंसर है 0.6। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, A और B का इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या है? 4, 6, मे बी 10 ओम, मस्ट बी 10 ओम। क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए इसका? सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट मस्ट बी 4 ओम। नेक्स्ट इज अ सेल, अ रजिस्टर, अ की एंड अ मीटर आर अरेंज्ड एज शोन इन सर्किट डायग्राम। इस डायग्राम में जैसे शो किया है वैसे अरेंज किए गए हैं। सो द करंट रिकॉर्डेड इन द एमीटर विल बी मैक्सिमम इन फर्स्ट,
फर्स्ट वाले में मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम इन सेकंड और मैक्सिमम इन थर्ड, या फिर सेम इन ऑल द। तो इसमें है कि सब में एक बराबर ही होगा, क्योंकि इनकी पोजीशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमने रेजिस्टेंस एमीटर की कहाँ लगाई है। फ़र्क पड़ता है अगर यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस पैरेलल में अगर अलग अलग हमने लगा दिया हो कुछ, तो बस इसलिए इसका करेक्ट आंसर है द सेम इन ऑल द केसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायलिसिस इज अ प्रोसेस दैट फिल्टर्स योर ब्लड व्हेन योर किडनीज नो लॉन्गर कैन। अगर किडनीज खराब हो जाती है, ज़्यादा दिनों तक वो काम नहीं कर सकती, तो डायलिसिस किया जाता है। इट इज़ंट अ क्योर, ये एक इलाज नहीं है, बट कुछ समय के लिए हमें ये हेल्प कर सकता है। बट इट कैन हेल्प यू फील बेटर एंड लिव लॉन्गर। यू कैन चूज फ्रॉम 2 टाइप्स ऑफ डायलिसिस, हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस। तो यू कैन चूज एनी, हम कौन सा चूज करेंगे? अब हम इस डायग्राम में देखते हैं कि कैसे ये काम कर रहा है। डायलाइजर इनफ्लो प्रेशर मॉनिटर, डायलाइजर फिल्टर, और ब्लड से ये वेन्स के थ्रू काम होता है सारा। सो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ हिपेरिन पंप इन डायलिसिस मशीन? हिपेरिन जो पंप है उसका यूज़ क्या है? इसमें हिपेरिन का जो यूज़ होता है वो है ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करने के लिए, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है, सो प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग। व्हाट इज द यूज ऑफ हिपेरिन? इट्स फंक्शन इज टू प्रिवेंट, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ब्लड क्लॉटिंग को क्लॉटिंग नहीं होने देता। नाउ चूज द करेक्ट पाथवे ऑफ यूरिन इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में यूरिन का जो करेक्ट पाथवे क्या है? तो करेक्ट पाथवे है सी, किडनी, यूरेटर्स, urinary bladder and urethra. Next, what is the main toxic waste that kidney filters from blood? Yes, it is D, urea. Next one, the functional unit of the kidney is nephron. What is the फंक्शन ऑफ किडनी? किडनी का फंक्शन क्या है? इट क्लीन्स ब्लड बाय फिल्टरिंग इट एंड रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट्स। बी, इट रेगुलेट्स मिनरल इन द बॉडी एंड प्रोड्यूसेस हार्मोन्स। सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। यस, सी, ये दोनों ही फंक्शन जो हैं वो किडनी के हैं, तो करेक्ट आंसर हम दो तो कर नहीं सकते, तो हम लिखेंगे बोथ ए एंड बी। आप जब भी आंसर शीट में ये आंसर लिखेंगे, आप ऐसे आंसर 5th, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 5th का पार्ट का सी ऑप्शन लिख के लिखोगे, ऑप्शन सी, फिर पूरा सेंटेंस लिखेंगे बोथ ए एंड बी। अदरवाइज जो ये ऑप्शन वाले कई सारे पार्ट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें जो करेक्शन कर रहे होते हैं टीचर्स, उनको कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस of 4 media A, B, C, D are given in the following. मोहन is performing an experiment with 4 optical media. उसने 2 मीडियम के अंदर वो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है। He traced the path of light in different media A, B, C, D. तो मीडियम A में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, B, C, D में अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे उसने प्राप्त किया। Now, if light travels from one medium to another, in which case will the change in speed be? कौन से अलग एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट ट्रैवल करी थी, तो कौन से केस में स्पीड चेंज हुई होगी? तो मिनिमम, सबसे ज़्यादा मिनिमम किस में होगी? बी एंड सी में, क्योंकि बी और सी का जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 1.50 to 1.52 है। तो यहाँ से देखो सबसे ज़्यादा डिफरेंस कम इनमें आ रहा है। नेक्स्ट है मैक्सिमम डिफरेंस, कहाँ आया? मैक्सिमम डिफरेंस है सी में, सेकंड ऑप्शन ए एंड डी, ए और डी, क्योंकि 2.40 में से 1.33 को माइनस करेंगे तो
जो डिफरेंस है वो इनकी तुलना में अधिक आएगा, इसलिए करेक्ट आंसर है मैक्सिमम है ए और डी के बीच में जो डिफरेंस है। थर्ड, अ रे ऑफ लाइट एंटर्स एयर फ्रॉम वाटर एंड एक्सपीरियंस रिफ्रैक्शन। एक लाइट रे है वो एयर से वाटर मीडियम में पास हो रही है, तो उसमें रिफ्रैक्शन होगा। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करती है, एंटर करती है, तो वहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है। तो फिर वहाँ पे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा। इंसिडेंस एंगल और रिफ्रैक्शन एंगल जो है वो सेम होगा, या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होगा एंगल आर से, या एंगल आई इंसिडेंस ज़्यादा होगा, या फिर दोनों ही ज़ीरो के बराबर होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कम होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। फोर्थ, a beam of light is incident through the holes on side A and emerges out the hole on the, ये देखो इस डायग्राम में, on the face of the box as shown in figure। यहाँ से लाइट सारी एंटर हो रही हैं और इसमें से यहाँ अंदर जाके वो उनको बाहर निकलने का एक ही होल नज़र आ रहा है, तो उस एक होल से ही ये बाहर निकल रही हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी इनसाइड द बॉक्स, इसके अंदर कौन सा लेंस हो सकता है या क्या हो सकता है अंदर? कोई कॉन्केव लेंस है, या रेक्टेंगुलर गैस स्लैब है, ग्लास स्लैब है, प्रिज्म है, या कॉन्वेक्स लेंस है। सो वहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है। कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है? कॉन्केव लेंस तो ऐसा होता है, इधर से पॉलिश्ड होता है, और कॉन्वेक्स लेंस उसमें यहाँ से पॉलिश होती है, और वो लाइट को जब उस पर गिरती है तो वो बाहर की तरफ करता है। तो ये है जो वन लाइट है, वन रे जो है वो यूं हो गई, टू जो है वो यूं हो जाएगी, तो ये कॉन्वेक्स लेंस के काम है। नेक्स्ट है, व्हेन अ फॉर्क इज सीन थ्रू लेंसेज ए और बी, दोनों लेंसेज के थ्रू देखा गया एक फॉर्क को बारी बारी से, तो वो ऐसे दिखाई दिए जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो व्हाट इज़ द नेचर ऑफ लेंस ए, और इसके हिसाब से हमें लेंस ए और बी का नेचर बताना है कि जो बोथ आर कॉन्केव लेंसेज ऑफ डिफरेंट फोकल लेंथ, लेंस ए इज कॉन्केव एंड लेंस बी इज कॉन्वेक्स, लेंस ए इज कॉन्वेक्स एंड बी इज कॉन्केव, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो लेंस ए जो है वो तो कॉन्केव है ऐसा, और बी जो है वो कॉन्वेक्स है ऐसा। तो दिस इज आंसर। अब सेक्शन बी शुरू हो गया है, 2 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे उसमें। क्वेश्चन है, व्हाई डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये तो हम उनकी डेफिनेशन से ही पता लग जाएगा, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। देखो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कंपाउंड जो है टूट कर सिंपल कंपाउंड्स बनाता है, एक कंपाउंड टूटकर एक से अधिक कंपाउंड बनाएगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 कंपाउंड्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं, तो हो गए दोनों एक दूसरे के अपोजिट। तो लिखना कैसे है इसको? हम इसको लिखेंगे, इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन अ कंपाउंड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर कंपाउंड्स और एलिमेंट्स। फिर एग्जांपल हम दे देंगे, ए बी ब्रेक्स इनटू ए प्लस बी। ठीक है, जैसे इसमें ए बी जो टूटकर ए और बी बना, तो इसका एग्जांपल CuCO3 हीट करने पर CuO यानी कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड देता है। इसकी अपोजिट रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, बिकॉज 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स कंबाइन टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स लाइक A प्लस बी गिव्स AB। तो जो पिछली रिएक्शन जो हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन में लिखी है उसको हम इसमें रिवर्स करके लिख सकते हैं, जैसे CO प्लस CO2 जब कंबाइन होते हैं तो CuCO3 देते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई और भी करेक्ट एग्जांपल आता हो तो आप वो दे सकते हैं, आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे, बट रिएक्शन सही होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका इंटरनल चॉइस में, स्टेट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशंस।
यहाँ पे जो इक्वेशंस दी है उनसे आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ए प्लस बी सी गिव्स ए सी प्लस बी। यहाँ पर ए और प्लस बी सी है तो ए ने क्या किया, बी को डिस्प्लेस कर दिया और वहाँ पे खुद जुड़ गया, तो यानी यहाँ पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यहाँ पे क्या है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये सिंपली हम पहचान सकते हैं, क्वेश्चन कितना इजी है। ठीक है, नेक्स्ट में पी क्यू प्लस आर एस, तो पी एस के साथ अटैच हो गया और क्यू आर के साथ, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हो रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर एलोट्रॉप्स, नेम 2 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स की डेफिनेशन लिखनी है कि एलोट्रॉप्स क्या होते हैं और कोई 2 कार्बन के एलोट्रॉप्स के आपको नाम देने हैं। पेपर बहुत ही ईजी है। व्हेन एन एलिमेंट एग्जिस्ट्स इन मोर देन 1 क्रिस्टलाइन फॉर्म, कोई भी एलिमेंट एक से अधिक फॉर्म में, क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता हो, तो वो क्या है, एलोट्रॉप्स है। और कार्बन के 2 एलोट्रॉप्स क्या हैं, ग्रेफाइट एंड डायमंड। तो आप आंसर कुछ इस तरीके से लिखेंगे जैसा आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि व्हेन एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोर देन 1 क्रिस्टलाइन फॉर्म, दोज फॉर्म्स आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स। द 2 मोस्ट कॉमन एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन आर डायमंड एंड ग्रेफाइट। ठीक, अब यहाँ पे हाफ नंबर का तो आपकी वो है डेफिनेशन एलोट्रॉप की, और हाफ नंबर के एग्जाम्पल्स हैं, तो 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। आप कोई भी अपनी इजीली जो आपको डेफिनेशन लर्न है वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ड्रॉ अ नीट डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड लेबल द फॉलोइंग। ये आपको डायग्राम बनाना है। द डायग्राम इज ऑन योर स्क्रीन। किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। दिस इज इजी डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, leaves of a healthy potted plant are coated with Vaseline to block the stomata. स्टोमेटा को ब्लॉक करने के लिए लीव्स को वैसलीन लगा दी। विल दिस प्लांट रिमेन हेल्दी फॉर लॉन्ग, स्टेट 3 रीजन फॉर योर आंसर। क्या यह पौधा लंबे समय तक हेल्दी रह सकेगा? नहीं रह सकेगा, क्योंकि प्लांट के जो स्टोमेटा है उनके बहुत सारे फंक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो प्लांट को जिंदा रखने के लिए ज़रूरी होते हैं। So, no, this plant will not remain healthy for long. The plant will begin to die because gases exchange will not be there. No absorption of carbon dioxide. No, so तो इस वजह से photosynthesis भी नहीं होगा और transpiration भी नहीं होगा. So, no transportation of water. तो these are reason. So, early sunrise या फिर advanced sunrise क्या होता है कि sun appears before actually sun rises. ये एडवांस सनराइज है, मतलब सूरज जो है वो सनराइज से पहले ही 2 मिनट पहले हमें दिखाई दे जाता है, उसको हम एडवांस सनराइज कहते हैं। एंड द रिमेन्स विजिबल आफ्टर एक्चुअल सनसेट। सनसेट हो चुका होता है फिर भी हमें थोड़े से समय के लिए हमें ये दिखाई दे रहा होता है, सनसेट नहीं हुआ होता है हमारे लिए। सो होता क्या है, द रे ऑफ लाइट फ्रॉम द सन बिलो द हॉरिजन रीचेज अवर आइज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन की वजह से हमारी आंखों तक रोशनी पहुंच ही रही होती है, इस वजह से वो 2 मिनट कम ज़्यादा हो जाते हैं। वी कैन सी द सन फॉर फ्यू मिनट्स और बिफोर सनराइज एंड फॉर फ्यू आफ्टर सनसेट के बाद भी हम 2 मिनट तक सन को देख सकते हैं। इसका डायग्राम जो है वो आपकी स्क्रीन पर है, यू कैन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर, express it in term of potential difference V and resistance R. and B है इसका, an electrical fuse is rated at 2 ampere. What is meant by this statement? इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इसमें इंटरनल चॉइसेस हैं, पहले वाला हम कर रहे हैं 26 क्वेश्चन का, कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? वो रेट होती है काम करने की। It is the rate of doing work by an energy source or the rate at which the
इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम के हिसाब से जितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करी गई है किसी काम को करने के लिए वो होता है इलेक्ट्रिक पावर। पावर मतलब रेट इन द किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, सो दैट इज इलेक्ट्रिक पावर। और पावर P इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, जहाँ पे वर्क डन को W से और टाइम को T से हमने डिनोट किया है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेटेड अपॉन टाइम ऑल्सो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे VI इज इक्वल टू V² अपॉन R भी हो सकता है। नेक्स्ट है, इन्होंने पूछा कि भाई 2 एम्पेयर का इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ है उसको, तो क्या मतलब है इसका? उसका मतलब है कि मैक्सिमम करंट जो है उस फ्यूज़ के थ्रू जो पास हो सकता है वो है 2 एम्पेयर। इट मीन्स दैट मैक्सिमम करंट विल फ्लो थ्रू इट इज़ ओनली 2 एम्पेयर। उस फ्यूज़ के अंदर से सिर्फ 2 एम्पेयर का करंट ही पास हो सकता है। उससे ज़्यादा का अगर करंट पास होगा तो जो फ्यूज़ है वो मेल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इंटरनल चॉइस वाला क्वेश्चन हम करते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 200 ओम ड्रॉज ए करंट ऑफ 1 एम्पेयर। 200 ओम का रेजिस्टेंस लग रहा है किसी बल्ब में, तो वो 1 एम्पेयर का करंट इस्तेमाल करता है, इतना उसमें करंट लग जाता है 1 एम्पेयर। कैलकुलेट द पावर ऑफ द बल्ब एंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर। पहले तो पावर कैलकुलेट करनी है, फिर उसको भी एनर्जी जो यूज़ कंज्यूम हुई उसको किलोवाट आवर में कंज्यूम करी गई को करना है अगर वह बल्ब 5 घंटे तक जलता है। तो पावर ऑफ द बल्ब P इज इक्वल टू I² R, ठीक। और I क्या है 1 एम्पेयर और R क्या है 200, तो 1² मल्टीप्लाई बाय 200, तो पावर इज इक्वल टू 200 वाट W। तो एनर्जी कंज्यूम्ड बाय बल्ब इन 5 आवर इन बर्निंग, एनर्जी क्या होगी पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। टाइम 5 घंटे है, पावर कितनी थी 200, 200 मल्टीप्लाई बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 5000 वाट आर। वाट आर 1000 वाट आवर में आया है, इसको किलो वाट आवर में करेंगे तो 1 किलो वाट आवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, व्हेन अ सॉल्यूशन of substance A is added to a solution of potassium iodide। जब किसी A सब्सटेंस का सॉल्यूशन जो है वो पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन में ऐड किया जाता है तो येलो सॉलिड जो है वो सेपरेट आउट हो जाता है, यानी प्रेसिपिटेट मिलता है एक येलो कलर का। तो A क्या है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस A। A क्या है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है तो येलो सॉलिड सेपरेट हो जाता है, सॉल्यूशन के अंदर प्रेसिपिटेट एक मिलता है। नेम द येलो सॉलिड विच सेपरेट आउट, और जो येलो कलर है वो किसकी वजह से आता है, आयोडीन का जो कलर है वो ब्राउन होता है, डायरेक्ट येलो भी होता है, तो लेड आयोडाइड जो है वो येलो कलर देता है। करेक्ट आंसर सेकंड के लिए है लेड आयोडाइड, और ऊपर वाले के लिए लेड नाइट्रेट। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है, वो कैसे लिखेंगे, P B NO3 2 plus 2 Ki gives lead iodide plus nitrate potassium KNO3. This is balanced chemical equation for the question. Next है dry pellets of a base X when kept in open absorb moisture and turn sticky। कोई एक्स मेटल है या कुछ भी सब्सटेंस है उसको जब रख देते हैं मॉइस्चर में तो स्टिकी हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है, तो क्या है। द कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय क्लोर अल्कली प्रोसेस, और
क्लोर अल्कली प्रोसेस से कौन सा कंपाउंड बनाया जाता है? अल्कली का क्लोरीनेशन कर दिया जाए। राइट द केमिकल नेम एंड फार्मूला ऑफ एक्स। डिस्क्राइब क्लोर अल्कली प्रोसेस विद बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लोर अल्कली प्रोसेस को बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमें बताना भी है। तो नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट अकर्स व्हेन एक्स इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक्स को HCl के साथ ट्रीट किया जाता है डाइल्यूट के साथ, तो उस रिएक्शन को रिएक्शन भी बतानी है जो कि क्लोर अल्कली प्रोसेस ही है। तो राइट द केमिकल इक्वेशन। इसमें 3 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले फर्स्ट क्या पूछा था, एक्स क्या है, व्हाट इज एक्स? तो एक्स इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। व्हेन सोडियम क्लोराइड ऑफ सोल्यूशन, जिसको हम ब्राइन सोल्यूशन भी कह सकते हैं, इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज फॉर्म्ड। जब सोडियम क्लोराइड को इलेक्ट्रोलाइज्ड किया जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है और क्लोरीन गैस बनती है। सो इस प्रोसेस को ही क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, क्लोराइड सोल्यूशन को जब इलेक्ट्रिसिटी से सोडियम क्लोराइड यानी NaCl को इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो प्रोसेस है क्लोर अल्कली प्रोसेस। जो ब्राइन सोल्यूशन होता है सोडियम क्लोराइड को ब्राइन सोल्यूशन कहते हैं और हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस इसमें से बनती है और ये प्रोसेस है क्लोर अल्कली प्रोसेस। 2NaCl + 2H2O रिएक्शन है। 2NaCl क्या है यहाँ पे, ब्राइन सोल्यूशन, जिसको सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं, और H2O तो उसमें था ही, सोडियम क्लोराइड को पानी मिलाया तो वो सोल्यूशन बना। सोल्यूशन कब बनेगा सोडियम क्लोराइड का, जब उसको सोडियम क्लोराइड को पानी में मिलाएंगे और इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, बिजली पास करेंगे उसमें से, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस निकल गई। ये एक रिएक्शन होगी। दूसरा उन्होंने बोला है कि टाइप ऑफ रिएक्शन, तो अबव रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और सोडियम हाइड्रोक्साइड को HCl के साथ NaOH + HCl गिव्स NaCl एंड H2O। X जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29. The way metals like sodium, magnesium and iron not react with air and water is an indication of their relative position in the reactivity series. Is this statement true? Justify your answer. मेटल जो होते हैं सोडियम, मैग्नीशियम और आयरन जो है वो एयर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, रिएक्ट करते हैं। जिस तरीके से रिएक्ट करते हैं एयर और वाटर के साथ ये तीनों मेटल एलिमेंट्स, तो ये इनकी पोजीशन बताता है रिएक्टिविटी सीरीज में, मतलब कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन कम। तो इसको आपको जस्टिफाई करना है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि यस ये स्टेटमेंट ट्रू है। हमें आइडिया होता है कि भाई उनकी रिलेटिव पोजीशन क्या है। वी कैन हैव एन आइडिया अबाउट द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज में। जैसे कि सोडियम जो है वो वायलेंटली रिएक्ट करता है ठंडे पानी में कोल्ड वाटर से, और एयर के साथ ऑक्सीजन के साथ रेडली कंबाइन भी हो जाता है। मैग्नीशियम रिएक्ट विद हॉट वाटर, सोडियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, तो मैग्नीशियम रिएक्ट विद हॉट वाटर एंड विद एयर और ऑक्सीजन अपॉन हीटिंग, गर्म करने पर हीट रिएक्ट करता है। और सोडियम बिना गर्म करे ही रिएक्ट हो जाता है, मतलब सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव हुआ, और मैग्नीशियम को गर्म करना पड़ेगा, गर्म पानी में वो रिएक्ट करेगा। आयरन जो है रिएक्ट करता है स्टीम के साथ, जहाँ पे मॉइस्चर हो, एयर के अंदर वाटर कंटेंट हो, वेपर्स हो, तो धीरे धीरे रिएक्ट करता है। दिस शोज दैट रिलेटिव पोजीशंस ऑफ दीज मेटल इन द एक्टिविटी सीरीज आर, क्या है, सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम और फिर आयरन, यानी सबसे पहले मोस्ट रिएक्टिव सोडियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर आयरन है। ये 1 + 1 + 1 3 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है गिव रीजन ऑफ द फॉलोइंग। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन ट्रैकिया। कार्टिलेज रिंग का फंक्शन बताना है मेनली, इन्होंने यही पूछा है इनडायरेक्टली। रिंग्स गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग कि रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं ट्रैकिया के अंदर, उनका क्या फंक्शन होता है, वो कोलैप्स नहीं होने देती किसको, ट्रैकिया को। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट इन ट्रैकिया सपोर्ट द ट्रैकिया, वो सपोर्ट करती है, जो कि ट्रैकियल वॉल्स जो हैं जब एयर उसमें से जाती हैं और वापस आती है तो वो पिचकने से रोकती है। सो दिस डू नॉट अलाउ द ट्रैकियल वॉल्स टू कोलैप्स व्हेन देयर इज लेस एयर इन इट। कम हवा कम हो जाती है तो पिचकने नहीं देती। नेक्स्ट, नॉस्ट्रिल्स आर लाइंड विद फाइन हेयर्स। नॉस्ट्रिल्स जो हैं वो फाइन हेयर से
बने होते हैं, उनके अंदर हेयर्स होते हैं। क्या होता है? डस्ट पार्टिकल्स को रोकने के लिए और एयर को फिल्टर करने के लिए। नेक्स्ट है म्यूकस इज सीक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। पेट के अंदर जो ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, उनसे म्यूकस जो है वो क्या करता है? म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक। स्टोमक की जो अंदरूनी त्वचा है उसको प्रोटेक्ट करता है। किससे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो पेट के द्वारा अंदर की तरफ निकाली जाती है, सीक्रेट की जाती है डाइजेशन के लिए। वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है पेट की त्वचा को खराब ना कर दे, उसकी वजह से म्यूकस वहाँ पे प्रेजेंट रहता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में। ये हो गए 3 नंबर का 1+1+1। अब एक और 3 डिफरेंस बताना आर्टरीज और वेन्स में। सो आर्टरी का है दीज वेसल्स। आर्टरी जो है वो कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस बॉडी पार्ट। आर्टरीज जो हैं वो हार्ट से दूसरे विभिन्न शरीर के अंगों तक ब्लड को लेके जाती है। और वेन्स क्या करती हैं? दीज वेसल्स कैरी ब्लड फ्रॉम द वेरियस पार्ट टू द हार्ट। आर्टरी हार्ट से ब्लड लेके जाती है बॉडी पार्ट्स के लिए, और वेन्स जो है वो बॉडी पार्ट्स से डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो लेके आती है हार्ट के पास, फिर हार्ट उनको लंग्स में भेजता है। सेकंड एक आप रीज़न लिख सकते हो कि आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, एक्सेप्ट कौन सी वाली आर्टरी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं कैरी करती आर्टरी होने के बावजूद भी? वो है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी नहीं करती है। और सिमिलरली वेन्स जो हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। सभी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और सभी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, सिवाय पल्मोनरी आर्टरी के जो कि रिवर्स काम करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन के जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। आर्टरीज में ब्लड जो है वो हाई प्रेशर से फ्लो करता है और वेन्स में ब्लड फ्लो अंडर वेरी लो प्रेशर। आर्टरीज में वॉल्व्स होते हैं और वेन्स में, आर्टरीज में वॉल्व्स नहीं होते हैं और वेन्स में वॉल्व्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, बैकवर्ड ब्लड को फ्लो नहीं करने दे सकते क्योंकि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स ना हो जाए। क्वेश्चन नंबर 31। A blue color flower plant denoted by BB is crossbred with that of a white color flower plant denoted by small b small b। ठीक है, एक ब्लू कलर के फ्लावर के प्लांट को वाइट कलर के फ्लावर के प्लांट के साथ क्रॉस ब्रीडिंग कराई गई। हमें बताना है कि कलर ऑफ फ्लावर जो F1 जनरेशन में आएंगे, हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि F1 जनरेशन में कैसे फ्लावर आएंगे? द कलर ऑफ फ्लावर इन F1 प्रोजेनी विल बी ब्लू, क्योंकि कैपिटल बी से हमने ब्लू को शो किया है तो वो डोमिनेंट है, क्योंकि हमें रूल है कि भाई कैपिटल बी से डोमिनेंट ट्रेट को ही शो करना है, तो ब्लू जो डोमिनेंट है तो F1 जनरेशन में वही कलर वही फीचर ट्रेट जो है वो उभर कर आएगा जो कि डोमिनेंट हो, यानी ब्लू कलर के फ्लावर F1 जनरेशन में आएंगे। व्हाट मस्ट बी द परसेंटेज ऑफ वाइट फ्लावर प्लांट इन F2 जनरेशन इफ फ्लावर ऑफ F1 प्लांट आर सेल्फ पॉलिनेटेड? वाइट F2 जनरेशन में वाइट फ्लावर का क्या होगा? 1/4 प्लांट्स जो हैं F2 के, दैट मीन्स 25%। जीनोटाइप क्या होगा? स्टेट द एक्सपेक्टेड रेशियो ऑफ जीनोटाइप BB एंड BB इन F2। 1:2 होगा। जीनोटाइप रेशियो 1:2। क्वेश्चन नंबर 32। ड्रॉ रे डायग्राम to represent the nature, position and relative size of the image formed by a convex lens of the object placed at 2f1 and between f1 and the optical center of the lens. So these are the diagram, ray diagram, in which we can see in A part when object is at 2f1, the nature, position and relative size of image will be, image is inverted, ठीक है, we can see, and or when the in case when object is between f1 and the optical center of the lens, that convex lens is magnified lens होता है। So here the image formed is erect and magnified, जो image है वो erect होगी और magnified होगी।
क्वेश्चन नंबर 13, इन द फॉलोइंग फूड चेन प्लांट प्रोवाइड 500 जूल ऑफ एनर्जी टू रैट्स। एक पौधे से 500 जूल की एनर्जी चूहों को मिलती है, तो हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू हॉक फ्रॉम स्नेक। अब प्लांट से रैट को 500 मिल रही है, यहाँ पे 500 है, तो इसका 10% हम कैलकुलेट करते जाएंगे। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू 10% लॉ, इफ द रेट गेट्स 500 जे ऑफ एनर्जी 5, तो 500 का 10% क्या होगा, 0,000। ठीक, तो यहाँ पे एनर्जी जो है वो 50 की यूज़ करेगा और रैट के पास 50 जाएगी, तो एनर्जी वो आगे कितनी ट्रांसफ़र करेगा, 5 जूल। एनर्जी 5 जूल विल बी अवेलेबल टू द हॉक। तो यहाँ पे स्नेक को कितनी मिली, 50 एनर्जी, स्नेक के पास 50 जूल आई, यहाँ पे 500, तो 50 का 10% निकालेंगे। अब 10%, 0,000, यानी इसके पास 5 जूल एनर्जी जो है हॉक को मिलेगी। इट इज़ डिज़ायरेबल टू हैव 2 सेपरेट डस्टबिन्स फॉर डिस्कार्डिंग ऑफ हाउस होल्ड वेस्ट, वन ऑफ बायोडिग्रेडेबल एंड अनदर नॉन बायोडिग्रेडेबल। हमें अपना जो डस्टबिन्स है घर में ग्रीन और ब्लू और ऐसे कलर में डिवाइड कर लेना चाहिए, जिससे कि जिसमें बायोडिग्रेडेबल हम कचरा डालें और नॉन बायोडिग्रेडेबल अलग से कचरा डालें। इस स्टेटमेंट को प्रॉपरली हमको जस्टिफाई करना है कि प्रॉपर वे ऑफ डिस्पोजल ऑफ दीज वेस्ट, इससे प्रॉपरली कचरा जो है डिस्पोज हो जाता है। इसमें हम लिखेंगे कि सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इट्स प्रॉपर डिस्पोजल। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी कंपोज्ड टू फॉर्म मैन्योर, और वाइल नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम रिसाइकलिंग के लिए या फिर लैंड फिलिंग के लिए भेजा जा सकता है, तो इसलिए हमें ऐसा करना चाहिए। अब हमारा आ गया है सेक्शन डी, जिसमें 5 नंबर के क्वेश्चन हैं बड़े बड़े। क्वेश्चन नंबर 34, A student dropped a few pieces of marble in dilute hydrochloric acid in a test tube. सेम टू सेम वैसा भी आया था क्वेश्चन ऐसा ही। The evolved gas was passed through lime water. फिर एक गैस जो बनी वो लाइम वाटर के थ्रू पास की गई। What change would be observed in lime water? लाइम वाटर में क्या चेंज आएगा? राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर बोथ द चेंजेस ऑब्जर्व्ड। जो दोनों चेंजेस जो हैं उनमें के लिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है। तो जब मार्बल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करवाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स कैल्शियम क्लोराइड H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो फिर जो गैस कौन सी बनी है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस व्हेन पास्ड थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट। इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। उसकी रिएक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स CaCO3 प्लस H2O कैल्शियम कार्बोनेट। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। बी पार्ट में पूछ रहे हैं कि नेम वन एंटासिड, किसी एक एंटासिड का नाम बताओ। तो हम बताएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर जिसको हम NaHCO3 से लिखते हैं और इसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। कैसे हेल्प करती है? हाउ डज इट हेल्प टू रिलीव इंडाइजेशन इन स्टमक? इट न्यूट्रलाइजेज द एक्शन ऑफ एसिड प्रेजेंट इन आवर स्टमक। ठीक है। नेक्स्ट इसका बी का सेकंड पार्ट है, आंसर लिखते वक्त एग्ज़ाम में जब भी हम आंसर लिखेंगे हम ऐसे लिखेंगे आंसर 34 पार्ट बी पार्ट सेकंड, ऐसे आप लिखोगे आंसर ताकि करेक्ट चेक हो सके। सेकंड, अ फार्मर ट्रीट्स द सॉइल विद क्विकलाइम और कैल्शियम कार्बोनेट। वो सॉइल को इन चीज़ों से ट्रीट करता है, वो डालता है सॉइल में, मिक्स करता है। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ सॉइल? उस सॉइल का नेचर क्या होगा जो उसे ऐसा करना पड़ा? तो द सॉइल इज एसिडिक इन नेचर और फार्मर वांट्स टू मेक इट न्यूट्रल बाय एडिंग क्विकलाइम विच इज़ गुड फॉर क्रॉप्स। ओके, इसके इंटरनल चॉइस वाला जो क्वेश्चन है वो करते हैं। यू हैव 3
सॉल्यूशंस A B C एंड हैविंग pH, A का pH है 6, B का pH है 2 और C का pH है 9, ठीक, रिस्पेक्टिवली। अरेंज दिस सॉल्यूशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग इनको रखना है, यानी कि कौन ज़्यादा एसिडिक है कौन बेसिक है उसके अकॉर्डिंग। Which of three is most acidic? What happens to the hydrogen ion concentration of solution A? A के अंदर जब वाटर मिलाकर उसे डाइल्यूट कर दिया जाए तो उसका कंसंट्रेशन का क्या होगा, ये बताना है। तो सबसे पहले तो इनको अरेंज करना है किसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की। तो सबसे C जो है उसका 9 है pH, तो C, क्योंकि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम है उसमें। फिर A, फिर B, 6 एंड 2, ये है इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। फिर विच ऑफ थ्री इज मोस्ट एसिडिक, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, मोस्ट एसिडिक इज B, जिसका pH सबसे कम वो मोस्ट एसिडिक है। नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन टू A, अगर उसको डाइल्यूट कर दिया जाए तो क्या होगा कि A विल रिड्यूस द रिडक्शन, हम लिख सकते हैं रिडक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाएगी और एसिडिक करेक्टर जो है वो कम हो जाएगा A का। ये A के लिए ये वाली बात। नेक्स्ट है B पार्ट, हाउ इज वॉशिंग सोडा इज ऑब्टेन फ्रॉम बेकिंग सोडा। राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। वॉशिंग सोडा जो है वो बेकिंग सोडा से कैसे प्राप्त किया जाता है, तो बेकिंग सोडा ऑन हीटिंग गिव्स सोडियम कार्बोनेट। गर्म करने पर बेकिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट देता है, जो कि विच ऑन क्रिस्टलाइजेशन गिव्स फिल्ड विथ हाइड्रेटेड वॉशिंग सोडा। फिर उससे हाइड्रेटेड वॉशिंग सोडा हमें प्राप्त हो जाता है। तो हाइड्रेटेड वॉशिंग सोडा का फार्मूला है Na2CO3.10H2O, ठीक है, ये हाइड्रेटेड का मतलब होता है इसका। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कैसे लिखनी है कि बेकिंग सोडा वॉशिंग सोडा बेकिंग सोडा से कैसे मिलेगा हमें, तो बेकिंग सोडा क्या होता है 2NaHCO3, गरम करेंगे क्या मिलेगा Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक। बेकिंग सोडा गर्म करने पे बता ही दिया। इट लिबरेट्स कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग विच मेक्स ब्रेड एंड केक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। इससे कार्बन डाइऑक्साइड का लिबरेशन होता है, जिस वजह से बबल्स बन जाते हैं और केक्स और ब्रेड जो है वो स्पॉन्जी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डायग्राम दिया हुआ है, आपको लेबल करना है। ए क्या है, नेम द पार्ट्स लेबल्ड ABCDE। तो सबसे पहले ओविडक्ट, फिर ओवरी, फिर यूट्रस, यूट्रस है, डी जो है वो है सर्विक्स, और ई क्या है, दिस इज वेजिना। फिर बी, वेयर डू द फॉलोइंग फंक्शंस अकर। प्रोडक्शन ऑफ एग कहाँ पे होता है, ओवरी। फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट में, और इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट यूट्रस में। व्हाट हैपन्स टू द लाइनिंग ऑफ यूट्रस। यूट्रस की लाइनिंग का क्या होता है बिफोर रिलीज ऑफ अ फर्टिलाइज्ड एग।
इससे पहले क्या होता है और एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन में क्या होता है। तो सी में यहाँ पे क्या होता है, लाइनिंग थिकन्स टू रिसीव एग्स, लाइनिंग थिकन्स टू रिसीव एग्स। सेकंड, इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस होता है, ब्लीडिंग हो जाती है, रप्चर हो जाती है वॉल और मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस टेक्स प्लेस। क्वेश्चन नंबर 36, the wire, state difference between the wire used in the element of an electric heater and in a fuse wire। इलेक्ट्रिक हीटर और फ्यूज़ वायर में जो वायर यूज़ होते हैं उनमें क्या डिफरेंस है। डिफरेंस है बहुत ज़्यादा, क्योंकि फ्यूज़ वायर इसलिए लगाया जाता है ताकि जल्दी से वो पिघल जाए और स्पार्किंग ना हो। हीटर में स्ट्रॉन्ग वायर लगाया जाता है जिससे कि वो गर्म, ज़्यादा से ज़्यादा हीट को ले, करंट को पास होने दे और गर्म हो। तो क्या है, द वायर यूज्ड इन एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर हैज़ हाई रेजिस्टिविटी एंड हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, जल्दी मेल्ट नहीं होगा जो हीटर में यूज़ होगा। और फ्यूज़ वाले में हाई टेम्परेचर वो सहन नहीं कर सकता फ्यूज़ का वायर, तो वो लो मेल्टिंग पॉइंट और हाई रेजिस्टिविटी होती है, लो रेजिस्टिविटी, और वो मेल्ट हो जाता है इजीली। नेक्स्ट है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब इज R, ये है, V ये है। इफ इन प्लेस ऑफ बल्ब अ हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम इज कनेक्टेड टू द सोर्स, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन बाय इट। हमें करंट भी निकालना है। तो क्या है कि हम अकॉर्डिंग टू ओम लो के अकॉर्डिंग क्या है कि हमें पता है कि I इज इक्वल टू V अपॉन R, V अपॉन R है। तो प्लग द गिवन वैल्यू इन अबव, इस फार्मूले में ऊपर दी हुई वैल्यू रखनी है हमें। I के अंदर V अपॉन R की वैल्यू, V क्या है 220 वोल्ट, R क्या है ओम। तो इसका आंसर आ जाएगा एम्पेयर। 0.183 एम्पेयर हमें करंट मिल गया, ये करंट हमारा आ गया। तो अब हमारे पास करंट है 0.183 एम्पेयर। अब V हमारे पास है 220 वोल्ट, R1 दिया हुआ है 1200 ओम, I1 निकालना है और R2 अगर 100 है, I1 नहीं है हमारे पास और I2 भी निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे, यूजिंग ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू I1 R1। तो I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, R1 को इधर लेके गए, वहाँ पे वैल्यू रख दो, 220 वोल्ट अपॉन R1 क्या निकला था, दिया हुआ है हमें 200 इज इक्वल टू 0.18 एम्पेयर। ये आंसर आ गया I1 का। फिर I2 कैसे निकलेगा, सेम तरीके से I2 में V अपॉन R2 रखना, R2 हमें 100 दिया हुआ, V जो है वो सेम है 220 वोल्ट अपॉन R2 100, 2.2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, सी व्हाट हैपन्स टू रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर व्हेन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इंक्रीज्ड। किसी भी कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज कर दिया जाता है तो उसके रेजिस्टेंस का क्या होता है। रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पेपर। आई होप यू लाइक। सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। अगला वीडियो हम करते हैं भोपाल रीजन का प्री बोर्ड पेपर। थैंक यू।